नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात शिवराज सरकार की तारीफ की। दरअसल हरदा में हुए पीएम स्वामित्व योजना के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल खोलकर तारीफ की। प्रदेश के लिए ये गौरव की बात तो है ही, लेकिन इसके बड़े सियासी मायने भी निकलते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का दायरा बढ़ाना हो या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। पीएम मोदी की तारीफ ने प्रदेश के सियासी गलियारों में लग रही अटकलों को एक बार फिर विराम लगा दिया है। आसपास के राज्यों में सियासी उठापटक ने प्रदेश में भी तरह तरह के कयास और कानाफूसी को जन्म दिया, लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज सरकार की आउट ऑफ वे जाकर तारीफ की। इसके बड़े सियासी मायने हैं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही। एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने एमपी की दिल खोलकर तारीफ की हो। दरअसल 2014 के बाद से ही पीएम और सीएम के बीच अच्छी बॉन्डिंग रही है। कई मर्तबा दोनों के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता भी देखी गई। वैसे एमपी केंद्र की हर फ्लैगशिप योजना को धरातल पर उतारने में सबसे आगे रहा है। चाहे जमीन का डिजिटाइजेशन करना हो, स्वच्छता मिशन अभियान हो, वैक्सीनेशन अभियान या फिर पीएम स्वामित्व योजना, केंद्र के हर प्लान को अमली जामा पहनाने में एमपी अग्रणी रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। वो मैन ऑफ आइडियाज हैं। उनके पहले किसी को ये ध्यान में नहीं आया कि गांव में जो जमीन है उसका स्वामित्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की ही तारीफ करते हैं। समय समय पर उन्होंने बाकी प्रदेशों की भी तारीफ की है, लेकिन विपक्ष का नजरिया इस मुद्दे पर अलग है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा का उपचुनाव है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे। सही, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है निकट भविष्य में मध्य प्रदेश से उनको अपने पास बुला लें। वो देखो, इसका आशय बहुत स्पष्ट है कि शुद्ध अंतःकरण से जो मोदी जी की अपेक्षाएं हैं और शिवराज जी के जो कार्य हैं उनका तालमेल है। मोदी जी ने जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उससे पहले अपने पहले भाषण में कहा ये गरीबों को समर्पित सरकार है। और पिछले 14-15 साल से 16 साल से मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो पहले से ही गरीबों को समर्पित सरकार है। प्रदेश सरकार की सराहना की विपक्ष भले ही अपने तरीके से व्याख्या करे, लेकिन बाय इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के लिए ये किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्र की कृपा दृष्टि 2023 के राजनीतिक संकल्प को पूरा करने में भी मजबूती देने वाली साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हरदा में पीएम स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को पीएम मोदी ने आज सौगात दी। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। कृषि मंत्री कमल पटेल के जन्मदिन पर हरदा जिले के साथ 19 जिलों के 3000 गांव के 1,71,000 हितग्राहियों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया गया। उन्हें अधिकार पत्र दिए गए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री कुंवर विजय शाह भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी की स्वामित्व योजना के तहत हरदा ऐसा पहला जिला हो गया है जिसमें योजना का पूरा सर्वे कर लिया गया है। जिले में निजी प्लॉट का मूल्यांकन करीब 710 करोड़ रुपए आया है। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस जल्द ही घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इस बार जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है उन क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र के नेता पदाधिकारियों से कांग्रेस सुझाव ले रही है।
खबर ये भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जाएगा। 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस क्षेत्र की जनता के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने क्षेत्र के नेता, जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो जनता की मंशा के मुताबिक सुझाव इकट्ठा करें और कांग्रेस उन सुझावों के आधार पर ही हर सीट का अलग वचन पत्र जारी करे। क्षेत्रीय लोगों से हम लोग जानकारी एकत्रित करके वहाँ के जो आम मतदाता हैं वो क्या चाहते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए, उनके जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीदें हैं, उसको हम लोग संकलित कर रहे हैं। हमारे जो प्रभारी वहाँ पर नियुक्त हुए हैं उनके माध्यम से हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं रहती हैं, वहाँ की अलग अलग डिमांड्स रहती हैं। तो वो जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी के पास आएंगी तो निश्चित रूप से हम लोगों ने, जैसा पिछले उपचुनाव में 28 उपचुनाव में हमने अलग अलग जगह के एजेंडा के आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था, तो हम इन चारों जगह के लिए भी करेंगे। उम्मीदवारों के नाम को लेकर भले ही बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई, लेकिन कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर वो जरूर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले भी वचन पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन उसका क्या हुआ ये सब जानते हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, कांग्रेस के वचन झूठे साबित हो गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को वचन पत्र जैसी बात करने का ना नैतिक अधिकार ना राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस को सबसे पहले जवाब ये देना पड़ेगा कि 2018 के जो वचन पत्र थे उनका क्या हुआ। क्या बोला था राहुल गांधी जी ने कि मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, और कमलनाथ ने क्या किया, गुलाबी फॉर्म, नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, 2000, 3000, 5000 ये वादा था। इन्होंने राहुल गांधी को नहीं बख्शा तो आम जनता के क्या सगे होंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जनता के लिए क्या नए नवेले वादे लेकर आती है, और उससे भी अहम ये कि क्या जनता कांग्रेस के वचनों पर मोहर लगाएगी, ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में एक बार फिर से किसान कर्ज माफी का मुद्दा गरमाने जा रहा है। कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। ये वही मुद्दा है जिस पर कमलनाथ ने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि बीजेपी इसी मुद्दे को कांग्रेस की सरकार जाने की वजह भी मानती है। बहरहाल मुद्दा उपचुनाव में नजर जरूर आएगा। देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव में फिर गरमाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। कर्ज माफी पर उपचुनाव लड़ेगी कांग्रेस, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में कर्ज माफी को शामिल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों को 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, जिसे शिवराज सरकार विधानसभा में स्वीकार कर चुकी है। लेकिन षड्यंत्र के जरिए कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और कर्ज माफी अधूरी रह गई। अब उपचुनाव में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। यहां तक कि 2023 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर ही लड़ेगी। कांग्रेस के शासनकाल में 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ कर्जा माफ हुआ। ये स्वयं शिवराज ने स्वीकारा है और यह उनके कृषि मंत्री जी ने भी स्वीकारा, और हम इसके पूरे साक्ष्य सदन में विधानसभा में दे चुके हैं। कांग्रेस का शुरू से एजेंडा था कि संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही उन किसान के लिए कांग्रेस ने काम किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रपूर्वक गिरा दिया गया। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा शुरू से ये था और आगे भविष्य में भी रहेगा। उपचुनाव में भी कांग्रेस यही कहेगी किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, और आने वाले विधानसभा 2023 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पूरी तरह किसानों के हितैषी काम करेगी, पूरी तरह किसान कर्जे के माफी के लिए ही प्रयास करेगी। लेकिन बीजेपी विकास के मुद्दों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि किसान कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनते ही मुद्दे को तिलांजलि दे दी गई। लेकिन बीजेपी विकास की बात करती है और विकास के मुद्दे पर ही इस चुनाव में भी जनता उनका साथ देगी। कांग्रेस के किसी भी वादे पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस ने सरकार से
सरकार की छोड़ने के साथ ही उस विषय से तिलांजलि दे दी। भाजपा ना पहले बोली थी ना आज बोलेगी। भाजपा के अपने कार्यक्रम है, भाजपा का अपनी आइडियोलॉजी है, भाजपा के यशस्वी मुख्यमंत्री का अपना काम करने का तरीका है और मुझे संतोष इस बात का कि भाजपा के उन कदमों के भरोसे से भाजपा अपने निरंतर प्रगति के सोपान चढ़ती जा रही है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस हमेशा आमने सामने रही है। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है तो बीजेपी का अपना दावा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस उपचुनाव में यह मुद्दा कितना दम पकड़ता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। कहा जा रहा है कि एमपी में होने वाले उपचुनाव प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा तय करने वाले होंगे। राजनीतिक दल इस उपचुनाव को 2023 का सेमीफाइनल भी मान रहे हैं और जीत की तैयारी भी कुछ इसी अंदाज में की जा रही है। जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कमर कस ली है। चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद खास है। इस उपचुनाव में जीत का सेहरा किस राजनीतिक दल के सिर पर बंधेगा, ये कहना मुश्किल है। बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इन उपचुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के घर में सेंधमारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के कई नेता उपचुनाव की बेला में दल बदल कर बीजेपी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत मुस्तैदी से इस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ, हमारे अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ सदैव रहेगा। जो एक कल्याणकारी योजनाएं दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के लिए लाए जा रहे हैं, उसके आधार पर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहेगा और चारों चुनावों में जनता के आशीर्वाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से उभर के निकलेगी। इधर कांग्रेस दमोह उपचुनाव में मिली सफलता से बेहद उत्साहित है। कांग्रेस दावा कर रही है कि दमोह उपचुनाव में ही काफी हद तक ये साबित हो चुका है कि जनता कांग्रेस के साथ है और इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में जीत हासिल कर 2023 के लिए अपना रास्ता साफ करेगी। यानी कांग्रेस भी इस उपचुनाव को 2023 का सेमीफाइनल मैच मानकर चल रही है। सियासत की दशा और दिशा तो दमोह उपचुनाव हुआ, उसी में तय हो गई कि बीजेपी की कितनी बुरी हालत है और बीजेपी को अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी निश्चित रूप से जाएगी ही। चुनाव हम जीतेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जिस तरह से दमोह का चुनाव जीते उसी तरह से आज भी चुनाव जीतेंगे। 2023 का सेमीफाइनल तो दमोह में ही हो चुका। ये साफ है कि उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा तय करने वाला होगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 2023 का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस कड़े मुकाबले में कौन बाजी मारेगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एमपी में होने जा रहे 4 उपचुनाव में क्या ओबीसी का मुद्दा हावी रहेगा? खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने अरुण यादव के बहाने से फिर ओबीसी का मुद्दा उठा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव कोई भी हो, राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाना बना ही लेते हैं। 3 दिन पहले अरुण यादव ने अपने आप को मैदान से हटाया और उसके बाद कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जो दिग्विजय सिंह के नजदीकी है। जाहिर है अरुण यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की, बल्कि खंडवा से बीजेपी किसी ओबीसी को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी राह आसान करने की तैयारी में है। दिग्विजय सिंह के कारण जो उनका टिकट कटा, इसलिए उनने पहले ही 2 दिन पहले घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके पहले अरुण यादव पूरे में दौरा कर रहे थे, पिछले 5 महीने से बैठकें कर रहे थे, उनके चुनाव प्रभारी बन गए थे, सारा सब कुछ हो गया था। तो पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, चूँकि अरुण यादव पिछड़ा वर्ग के थे और इसलिए अरुण यादव का टिकट काट के और राजनारायण सिंह जी को टिकट दिया गया।
ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आते रहे हैं और बीजेपी ने अब उपचुनाव में मुद्दा बनाने के संकेत दिए तो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी लीडरशिप को कितना आगे बढ़ाया है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से उमा भारती को इन्होंने हटाया था, जिस तरह से बाबूलाल गौड़ को पद से हटाया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की बात नहीं करी थी। इन दोनों मुख्यमंत्री का उदाहरण अपने आप में दिखता है कि ये ओबीसी वर्ग को कितना चाहते हैं ये लोग। अरुण यादव ने मैदान क्यों छोड़ा, इसको लेकर कई तरह की चर्चा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ी बातें भी सामने आए। उपचुनाव की बारी है, सबकी अपनी तैयारी है। कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को टिकट दिया, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाने का मौका मिल गया। ओबीसी का मुद्दा इस समय प्रदेश में गरमाया हुआ है। ऐसे में अरुण यादव का पीछे हटना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया मुद्दा दे गया? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मनसनी, भोपाल। खबर यूपी से है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रियंका के साथ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव पहुंच गए हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। इससे पहले राहुल लखनऊ से निकलने के बाद सीधे सीतापुर गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां प्रियंका गांधी से मिले। वो यहां करीब आधे घंटे तक रुके। इसके बाद दोनों भाई बहन किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और अजय कुमार लल्लू किसान पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्र भी गुरुवार को लखीमपुर जाएंगे। इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में यूपी की सियासत के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा रही है। सीएम बघेल के फैसलों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सीएम भूपेश के हर एक्शन पर विपक्ष रिएक्शन भी दे रहा है। सीएम बघेल ने यूपी में सियासी हलचल बढ़ाकर छत्तीसगढ़ में विपक्ष के बीच बेचैनी पैदा कर दी है। छत्तीसगढ़ में लखीमपुर खीरी कांड की आंच खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में इसको लेकर सियासत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखीमपुर जाने पर सियासत हुई तो अब लखीमपुर के किसानों को 50 लाख रुपए की राहत राशि के ऐलान को लेकर सियासत हो रही है। सीएम बघेल ने राहत राशि का ऐलान करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ का किसान भी लखीमपुर के किसानों के साथ खड़ा है। जैसे कि अभी चन्नी साहब ने पंजाब सरकार की ओर से जो घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ सरकार भी माननीय राहुल जी के ने हम लोगों से कहा पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है। तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा कर। लेकिन सीएम के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। सरकार से सवाल पूछा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की मौत पर राहत राशि के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सरकार दूसरी जगह जाकर पैसे बांट रही है। बस्तर के अंदर में आदिवासी भाई लोगों की मृत्यु हुई, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। सैकड़ों किसान की मृत्यु हुई, उसको 1 रुपया देने के लिए नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जाकर वहाँ पर 50-50 लाख रुपए देने के लिए छत्तीसगढ़ का खजाना खोल दिया है। तो ये कुल मिलाकर जो है भूपेश बघेल जी जो है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को छोड़कर वो गांधी परिवार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो इस बात को जो है वो आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की निगाहें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हर कदम पर हैं। इसीलिए लखीमपुर या यूपी में मुख्यमंत्री के हर एक्शन पर
बीजेपी छत्तीसगढ़ में रिएक्शन दे रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सियासत लखीमपुर की वजह से गरमाई हुई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और इधर बिहार की आरजेडी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई अब जोरों पर है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एक दावा भी किया है। उनका दावा है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं है, वो तो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। उनकी माने तो तेज प्रताप यादव को पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन के इस्तेमाल की अनुमति तक नहीं है। पार्टी के अंदर तेजस्वी और तेज प्रताप में मचे घमासान के सवाल पर शिवानंद तिवारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप पार्टी में कहां है। उन्होंने नया संगठन भी बनाया है। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने लालटेन का सिंबल लगाया था, तो पार्टी ने उनको कह दिया कि लालटेन नहीं लगा सकते हो। चलिए, बिहार से जुड़ी सियासत की इस खबर के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।